जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 47 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो हम आपको डेली बताते हैं, आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सब वीडियो मिल जाएगा जो आपका छूटा हुआ है। और ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य या फिर डी 12 राज्यों में? चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित अभी हम आपको 6 से 7 और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे। केवल आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। बाकी जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो सब आपको लिखकर नोट्स में दे देंगे। ठीक है, हमने टोटल 21 नोट्स को अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है आप लोग डाउनलोड करके इसका रिविजन कीजिए। आज आपका नोट्स नंबर 22 भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो इसके लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने का दर्जा कौन देता है? तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने का दर्जा कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। अब निर्वाचन आयोग की बात करें, इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन। जो क्वेश्चन बता रही है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में। ठीक है, किस में है? भाग 15 में। और आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? तो याद रखिएगा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। पहले जो था 8 था, पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन सा है? तो पहला तो वर्तमान में जो है आपका बीजेपी है। ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है। दूसरा आपका कांग्रेस है। तीसरा क्या है? बीएसपी है। चौथा क्या है? सीपीआईएम है। पांचवा क्या है? एनपीपी है। छठा क्या है? एएपी यानी आम आदमी पार्टी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे आरजेडी क्या है, तो आरजेडी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी आपका टोटल 6 है। कितना है? 6 है। और आरजेडी क्या है? तो ये आपका है क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। बीजेपी की स्थापना कब होती है? 1980 में। किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। तो साथियों, ये जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं सब कुछ आपको लिखकर नोट्स में डाल देंगे। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में बहुत ही जल्द बम्पर भर्ती आने वाली है, तो आप लोग देर मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है। कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मात्र आपको 139 में मिल जाएगा, तो आप लोग देर मत कीजिए। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने आपका नोट्स नंबर 21 को अपलोड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से बिहार पुलिस के बैच में डेली नोट्स अपलोड किया जाता है। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप इसे PDF निकलवा कर पढ़ सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस के बैच में, जो कि क्लास में हमने बताया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम
सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। और जैसे ही क्लास खत्म होगा ये जो पीडीएफ है ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। ये कहाँ पर मिलेगा? तो इसी बैच में, ठीक है। तो किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है कृषि ऋण के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, सहकारी आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, कब प्रारंभ हुआ था? 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तीसरा क्वेश्चन है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से क्या मतलब होता है? तो देखिए ओजोन जो होता है, ओजोन परत, ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल तो आंसर होगा नहीं, तो बचा ए और सी। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन छेद कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, ओजोन छेद की बात करें तो इसका पहली बार पता कब लगा था? तो याद रखिएगा डेट पूछा जाता है 1985 में ओजोन क्षेत्र के बारे में पहली बार पता लगा था। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका पर पता लगा था। और इसी के संरक्षण के लिए 16 सितंबर, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो ओजोन दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला जो इकाई है वो क्या है? तो डॉप्सन इकाई। यानी कि ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? तो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें जिसको कहा जाता है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसमें टोटल कितने देश है? तो इसमें टोटल 193 देश शामिल है। और 193वां जो देश बना है ये दक्षिणी सूडान बना है। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो टोटल इसमें 6 अंग है। 6 अंग में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? और देखिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। तो देखिए जिनको इंतज़ार करना उसको करने दीजिए, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और जमकर तैयारी कीजिए। इस बार आपको चूकना नहीं है। लगभग 20,000 पदों के आसपास नई भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस ड्राइवर में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा लगभग 4,000 पदों के आसपास। तो आप लोग टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। और जो हमने पीछे बैच बताया बैच को ज्वाइन कीजिए और ईमानदारी से तैयारी कीजिए। तो कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? आंसर है ग्रेविमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें ये क्या मापता है? तो जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये हाइड्रोमीटर मापता है। और एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को यानी ह्यूमिडिटी को मापता है। कौन? तो हाइग्रोमीटर मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हम एक बार करा चुके हैं। देखिए पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रेट को अवशोषित नहीं करता है। मिट्टी में जो नाइट्रेट घुला हुआ होता है तो मिट्टी में जो घुला होता है उसको अवशोषित करता है। तो पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें प्रोटीन में बदल देता है। किस में बदल देता है?
प्रोटीन में बदल देता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में दो बीमारी प्रोटीन की कमी से, एक मरासमस बीमारी है और दूसरा क्वाशियोरकर। इसका जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं मरासमस और क्वाशियोरकर, ये नोट्स में हमने लिख कर दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन। यूरिया की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है पूछा जाता है, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछिए। तो साथियों, हवा में परागन को कहा जाता है वायु परागन। ये तो हिंदी नाम हुआ वायु परागन, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछे तो इसी को कहा जाता है एनिमोफिली या फिर एनिमोफिल। यहाँ पर लिख देते हैं एनिमोफिल या फिर एनिमोफिली। तो वायु में परागन को कहा जाता है वायु परागन या फिर इंग्लिश में एनिमोफिली। कीट द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटेमोफिली। याद रखिएगा, एंटेमोफिल। तो कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं? एंटेमोफिल। पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिल। ऑर्निथोफिल। बस आपको केवल ध्यान से सुनना है जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी जो भी ये लिख रहे हैं सब कुछ आपको नोट्स में लिख के दे देंगे, ठीक है। तो पक्षी द्वारा परागन कहलाता है ऑर्निथोफिल। चमगादड़ द्वारा परागन पूछे, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिल। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? और साथियों, आपको साइंस के क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है और साइंस में भी बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। तो साइंस को जहाँ भी अगर आप पढ़ते हैं साइंस, तो डिटेल में पढ़िए, ठीक है। साइंस के प्रश्नों को रटना नहीं है। तो केसर का मुख्य उत्पादक यहाँ पे राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? जम्मू कश्मीर। अब केसर की बात करें तो केसर जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वर्तिका भाग से। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अच्छा, कॉफ़ी की बात करें, सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। तो कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीज से, ठीक है। कॉफ़ी आपका कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? और टोटल 21 नोट्स डाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग डेली नोट्स तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। डेली एक एक नोट्स को तैयार करना, अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारा नोट्स हो जाएगा, फिर आपसे तैयार नहीं होगा। इसलिए डेली नोट्स को तैयार कीजिए, फिर बाद में आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। लगभग हम 100+ नोट्स देने वाले हैं। तो जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो उबाल कर तो कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई भी अगर पानी खराब है तो उसको अगर उबाल देते हैं तो वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो उबाल कर सकते हैं, क्लोरीनीकरण भी कर सकते हैं, परावैंगिक विकिरण से भी क्या सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकता है। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। तो बताइए, क्या हम छान कर कभी भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जल शोधन का जो ये वाला तरीका है, इससे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होगा। NSDL का पूरा नाम क्या है? इस बार जो 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, फुल फॉर्म से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के लिए ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये NSDL का फुल फॉर्म है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो ये हम बता चुके हैं पहले भी, आपको घट जाता है। चलिए, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये सब क्वेश्चन आसान है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए, घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं?
तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको जोड़ा जाता है समांतर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और पैरेलल क्रम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पैरेलल क्रम का फॉर्मूला है। और समश्रेणी क्रम का क्या होता है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ये तो सभी को पता है। तो घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे जो फ्यूज होता है, सुरक्षा फ्यूज होता है, इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को पूछे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर की बात करें, इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लोहे में जंग लगना क्या है? अच्छा, लोहा का कौन कौन सा अयस्क है फिर से हम बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, फिर आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है। ये लोहा का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। लोहा में एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। तो अगर आपसे पूछे सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो लोहा में जंग लगना क्या है, तो ये एक रासायनिक क्रिया है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जंग का फॉर्मूला हम कई बार आपको बता चुके हैं, Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्या है, तो ये आपका जंग का सूत्र है, इस बार एग्जाम में आया था। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो साथियों, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो याद रखिएगा प्रोटीन की कमी होती है। और प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, तो 20 अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। चलिए, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पाठ्यांक समान होगा, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान किस तापमान पर एक समान होगा, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, -40 डिग्री पर। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। नैतिक हो गया, ठीक है, सांसारिक हो गया, दैनिक, वैचारिक, ऐतिहासिक, इन सभी में इक प्रत्यय होता है। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो आप यात्रा ना कीजिए, इसमें मना कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पर मना होता है जिस वाक्य में, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में प्रश्न हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, तो अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, महाकाल है, बूंद और समुद्र है, सुहाग के नुपुर, ये सभी है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत से हम क्या सीखें, इस गद्य पट का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? आपने पढ़ा होगा भारत से हम क्या सीखें 10th क्लास में, ठीक है, मैक्स मूलर। इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर है, भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। तो मैक्स मूलर इसके लेखक है, लेकिन ये आपका जो कहानी है भारत से हम क्या सीखे जर्मन भाषा में था, लेकिन जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने किया, भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन, महानायक की उपाधि किसे मिली है? हिंदी व्याकरण का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महानायक की उपाधि किसे मिली है, तो भारतेंदु को महानायक की उपाधि मिली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारतेंदु को आधुनिक काल का महानायक कहा जाता है। आगे देखिए, डैश एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। यानी कि परिभाषा पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद का, इसको शॉर्ट में जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या है, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर जितने भी उत्पादित सभी तैयार वस्तु है और सेवा है, इसका अंतिम मूल्य होता है जीडीपी। आगे देखते हैं, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो साथियों, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। अच्छा साथियों, कल या परसों हमने बताया था आरबीआई गवर्नर के बारे में, तो इसको सही कर लीजिएगा। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। तो पहले कौन था, शक्तिकांत दास। ठीक है, पहले कौन था आरबीआई का गवर्नर, शक्तिकांत दास था। लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। यहाँ पर लिख देते हैं। हालांकि हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी डाला है संजय मल्होत्रा, और टेलीग्राम पर भी बता दिया है, सही कर लीजिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। और शायद हमने कल बताया था बिहार का भी वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो जिनको याद है थोड़ा सा आप लोग लाइव चैट में आंसर दे के बताइए, तो देखते हैं किनको किनको याद है बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था। जो हमने पूछा आपसे, बताइए बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था, इसका आंसर होगा मलिक काफूर ने। मलिक काफूर की बात करें तो ये गुलाम था और अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था मलिक काफूर। चलिए, तो जिन्होंने कमेंट किया है आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा NH1 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। हमने आपको पढ़ाया था स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क परिवहन से संबंधित है और इसमें 4 महानगरों को जोड़ा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज में। तो जैसे कि नीचे का भारत साइड का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका दिल्ली है, यहाँ पर आपका मुंबई है, यहाँ पर आपका नीचे मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका चेन्नई है और यहाँ पर कलकत्ता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका कलकत्ता हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिल्ली, यहाँ मुंबई, यहाँ चेन्नई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता से दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है NH2। तो अगर आप पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली कौन सा राजमार्ग जुड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। और अगर दिल्ली से मुंबई पूछे तो इसके लिए है नेशनल हाईवे संख्या 3, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। और मुंबई से चेन्नई पूछे तो NH4, और चेन्नई से फिर कलकत्ता पूछे तो NH5। ये सब आपको क्रम से ध्यान रखना है, 2, 3, 4, 5। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH7 है, NH7 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम था NH44। अगला क्वेश्चन, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो आपको याद होगा 1026 में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका नया नाम है नाहवा सेवा। ठीक है, इस पोर्ट को नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट बोले तो बंदरगाह, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई। क्या है? मुंबई। और मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, मुंबई जो है ये आपका किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई शहर पूछे किस द्वीप पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा है। कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? इसका आंसर है विंध्य श्रेणी। कलुमार शिखर जो है विंध्य श्रेणी पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है। अच्छा, अरावली का उच्चतम बिंदु पूछे तो गुरु शिखर, ये हम कई बार बता चुके हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो इसका है अमरकंटक। अमरकंटक। और आपको याद होगा अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर बिहार की राजधानी पटना में गंगा में मिल जाती है, और पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। डैश बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। तो बोला गया बहुत ऊंचाई पर हिमपात यानी स्नो और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, ये होता है हिमस्खलन। ठीक है, चलिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था? तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 23 दिसंबर 1993 को पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 में, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, 1972 में क्या आया था? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। फिर अगर आप पूछे वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये आया था 1986 में। इन सभी को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नया नाम है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। हेली से किया गया जिम कॉर्बेट, और वर्तमान में जिम कॉर्बेट से फिर किया गया रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो 1757 को युद्ध होता है प्लासी का 23 जून 1757 को, और बक्सर का होता है 22 अक्टूबर 1764 को। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्वीप का समूह। ठीक है, मान लीजिए ये भारत का नीचे साइड का मैप है और यहाँ पर लक्षद्वीप का समूह है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? द्वीप समूह, यानी जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप। टोटल 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। तो पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव ने, ये बता चुके हैं कई बार। चलिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये भी बता चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं और नोट्स में भी डाल चुके हैं। चलिए, उस मेजर या फिर उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक डैश नदी का चौड़ा छोर जो समुद्र में मिलता है, बताइए। एक डैश नदी का चौड़ा छोर जो समुद्र में मिलता है, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है नदी मुख, जिसको मुहाना कहा जाता है। तो एक मुहाना जो है नदी का चौड़ा छोर होता है जो समुद्र में जाकर मिलता है। डैश वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ता है। तो यह है गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे गिफेन वस्तु क्या है। शिकागो जो कि यूएसए में पड़ता है, विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो आप सभी जानते हैं ये 1893 में हुआ था शिकागो में धर्म सम्मेलन, ठीक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों, आज का सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और नंबर लिख लीजिए 9631887058। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो अभी आपका क्लास खत्म हुआ इसका पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, टिक लगा हुआ एप्लीकेशन पर। डेली क्लास का पीडीएफ वहाँ पर अपलोड होता है, दोनों क्लास का, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका पूरा नोट्स तैयार करके हम देते हैं, ठीक है। तो देर मत कीजिए, ये नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।